हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग कुछ जीके के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में होगी पूरी क्लास बिना एक भी बकवास। देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। ये क्या हो जाएगा बताइए, 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा का मापदंड कैसे किया जाता है बताइए। तो याद रखिएगा, गरीबी रेखा का जो मापदंड है उसके लिए वहां पर मान लीजिए कि किसी भी जनसंख्या, जैसे कोई भी विशेष जनसंख्या है, ठीक है, उसमें प्रत्येक लोगों का जो कैलोरी उपभोग है वो कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरी होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। शहरी रेखा में गरीबी रेखा का मापदंड किस तरीके से निकाला जाता है, तो वहां पर कैलोरी माप जो है वो कितना है, 2400 ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में कितना है बताइए। तो शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा 2100 कैलोरी, ठीक है, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में जो उपभोग है वो कम है। फिर देखिए, लिखा है कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत कौन सा है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। फिर देखिए, लिखा है कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत कौन से हैं। तो बताइए, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत कौन से हैं। तो याद रखिएगा, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत जो है वो है सहकारी साख समितियां। कौन है, सहकारी साख समितियां। फिर देखिए, लिखा है ग्रामीण विकास के घटक कौन से हैं बताइए। ग्रामीण विकास के घटक कौन से हैं। तो याद रखिए, ग्रामीण विकास का घटक है कृषि साख विपणन सहकारिता, यानी कि उपर्युक्त सभी। फिर है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा कि जो नाबार्ड की स्थापना है वो 1982 में की गई थी। फिर देखिए, अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो कच्चा तेल। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है विश्व में, 62 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7वां। भारत में पहली जनगणना हुई थी, बताइए भारत में पहली जनगणना है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कितनी है बताइए, आप बताइए, 940, याद रखिएगा। फिर देखिए, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता का जो परसेंट है वो कितना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 65 का, ये हो जाएगा 80.5। फिर भारत में लिंगानुपात में असमानता के क्या कारण है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बताइए क्या होगा। देखिए, दहेज प्रथा भी है, बाल विवाह भी है, शिशु कन्याओं की हत्या भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग करने पर इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए क्या होगा, तो समंकों से। फिर आर्थिक विश्लेषण का सबसे सरल एवं प्रभावशाली उपकरण कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालिका। फिर देखिए, लिखा है अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन से होते हैं। तो अच्छी प्रश्नावली के गुण होते हैं कि वह उचित क्रम में हो, उचित स्थान पर हो, और प्रश्न छोटे एवं स्पष्ट हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, बताइए कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं से। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है बताइए। आंकड़ों को जब हम चित्रमय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो क्या कहलाता है, वो प्रस्तुतिकरण कहलाता है। देखिए, निम्न सूत्र का प्रयोग किस श्रेणी में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अखंडित श्रेणी में। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी भी चर मूल्यों के आसपास संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, तैयार शर्ट की औसत माप में कौन से माध्य का उपयोग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुलक। देखिए, लिखा है 5, 8, 10, 12, 15 का माध्य का मूल्य क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, ये हो जाएगा 10। फिर देखिए, लिखा औसत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है बताइए। औसत शब्द का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, समांतर माध्य के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार के सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। फिर व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या है, पूरक है।
समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? आय एवं रोजगार के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, आय एवं रोजगार के सिद्धांत। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ना वो कम विस्तृत होता है और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ना वो ज्यादा विस्तृत होता है। देखिए लिखा हुआ है कि वास्तव में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित है। उक्त कथन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ये हो जाएगा सैम्यूल्सन। फिर देखिए लिखा निम्न में से कौन सा तत्व बाजार के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताइए बाजार के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विशेष स्थान। मूल्य निर्धारण में मांग कब अधिक प्रभावशाली होती है? बताइए मूल्य निर्धारण में मांग सबसे अधिक प्रभावशाली कब होती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मांग में मतलब सबसे अधिक मांग कब होती है बताइए? तो देखिए अति अल्पकाल एवं अल्पकाल दोनों में। मूल्य निर्धारण के समय तत्व की व्याख्या करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। रामायण महाभारत का बाजार होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार। ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय बाजार। वस्तु विभेद का संबंध जिस बाजार से है वह क्या है? बताइए वह कौन सा बाजार है? तो वह अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है। ठीक है। फिर लिखा है मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि ये जो परिभाषा है वो किसने दिया था बताइए? प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने दिया था। फिर हम मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य कौन से होते हैं? तो मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य होते हैं, पहला तो है कि स्थगित भुगतानों का आधार, फिर मूल्य संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो यह कथन है मार्शल का। मार्शल जो है एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। फिर देखिए किसी देश में सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वास्तविक मुद्रा। देखिए लिखा है भारत में मुद्रा प्रसार जानने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय सूचक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। साहसी को जोखिम उठाने के बदले मिलने वाला प्रतिफल क्या होता है? कोई भी साहसी व्यक्ति है अगर जोखिम उठा रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लाभ में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? बताइए लाभ में कौन सी विशेषता नहीं हो जाती? कि लाभ एक संविदात्मक भुगतान है। शुद्ध ब्याज होता है। बताइए शुद्ध ब्याज इनमें से क्या होता है? जोखिम सहने का पुरस्कार होता है शुद्ध ब्याज, या असुविधाओं का पुरस्कार, कार्य व प्रबंध का पुरस्कार, जोखिम एवं असुविधाओं के अभाव का पुरस्कार। तो जोखिम एवं असुविधाओं के अभाव का पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। कार्य की मात्रा को आधार मानकर दी जाने वाली मजदूरी है। बताइए कार्य की मात्रा को आधार मानकर दी जाने वाली जो मजदूरी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कार्यानुसार मजदूरी। फिर एक क्रॉकरी का किराया है। क्रॉकरी का किराया क्या होता है? तो ठेका लगाना, सॉरी ठेका लगान, लगान यानी होता है कर। समाज को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होता है जब, कब प्राप्त होता है? समाज को सबसे ज्यादा लाभ कब प्राप्त होता है, प्रॉफिट? जब कर के उत्पन्न सीमांत त्याग एवं सार्वजनिक व्यय से मिलने वाले सीमांत लाभ के बराबर हो जाए। राजस्व की विषय सामग्री, राजस्व की विषय सामग्री जो है वह इनमें से कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए कौन सा होगा? तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सभी किसमें आते हैं? राजस्व में, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो कि अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो याद रखिए ये जो कथन है ये प्रोफेसर डॉल्टन का है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करारोपण के सिद्धांत कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का सिद्धांत। देखिए निम्न में से प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उपहार कर। कौन सा है? उपहार कर। उसके पश्चात देखिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 जनवरी 1949। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम रखा गया। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम रखा गया
स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई। बैंकों का बैंक कहलाता है, बताइए बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं नोट निर्गमन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिजर्व बैंक की वित्तीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक क्या कहलाते हैं? तो अनुसूचित बैंक, ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित बैंक। राष्ट्रीय आय लेखा तथा राष्ट्रीय आय लेखा एवं राष्ट्रीय आय में अंतर पाया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगरी किंग को माना जाता है। किसे माना जाता है? ग्रेगरी किंग को। एक बार फिर से बोलिए, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ग्रेगरी किंग को। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, बताइए प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय का क्या आशय है? तो राष्ट्रीय आय का आशय है देश का वास्तविक उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? कुल राष्ट्रीय आय माइनस घिसावट एवं टूट फूट खर्च, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय मापने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए? उत्पादन प्रणाली एवं आय प्रणाली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। ये हो गया ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। व्यापार कब होता है? जब क्रेता एवं विक्रेता हो, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का जो विनिमय होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश की मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कमी कर देना क्या कहलाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवमूल्यन। फिर है भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का कारण है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास के लिए ऋण। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।